हिमाचल प्रदेश की नई सरकार है और मंत्रियों को अब विभाग बाँट दिए गए हैं, पोर्टफोलियो का आवंटन हो चुका है और इस वक़्त खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, इन्हें संसदीय कार्य मंत्री और उसके साथ-साथ आयुष विभाग का भी ज़िम्मा दिया गया है। उद्योग विभाग हिमाचल का एक महत्वपूर्ण महकमा है और कैसे इसे आगे ले जाएँगे, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है उद्योग विभाग के तौर पर और इंडस्ट्री हिमाचल में काफ़ी सारी हैं। क्या आपने सोचा है अभी कि इसमें इंडस्ट्रीज़ में नई चीज़ें की जा सकती हैं, इंडस्ट्रीज़ पॉलिसी हिमाचल में बनी है, इन्वेस्टर मीट पूर्व में हो चुकी हैं। अब नए सिरे से कैसे और किस तरह से बेहतर किया जा सकता है इंडस्ट्री में ताकि रोज़गार भी सृजन हो, उसको लेकर आपने क्या प्लान बनाया है? मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे उद्योग विभाग का डिपार्टमेंट दिया है। और इंडस्ट्री एक बहुत इम्पोर्टेंट, किसी भी स्टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट महकमा है। आज हम रेवेन्यू, पैसे की हमें ज़रूरत है। प्रदेश 75,000 करोड़ के कर्ज में है और हमारे पास सरकार को चलाने के लिए, कर्मचारियों को देने के लिए सैलरीज नहीं है। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी सैचुरेशन पॉइंट है नौकरी में। केवल हमारे पास एक विकल्प है, प्राइवेट सेक्टर, और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। पिछली जो पॉलिसीज़ है इंडस्ट्रीज़ की, हमने उस पर समीक्षा की है और हम उस पर विचार कर रहे हैं कि हम उसमें कैसे चेंजेस लाएं ताकि जो इन्वेस्टर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको हिमाचल प्रदेश में निवेश करने में आसानी हो। यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने ये कहा है कि हमें यहाँ पे एनओसीज कलेक्ट करने में बड़ा समय लगता है। ये रेवेन्यू की 118 की परमिशन लैंड की में बड़ा समय लगता है और बड़े हर्डल्स हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में, हमने जो है वो जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस है, उसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको ख़त्म किया जाएगा और यहाँ पे हम एक अथॉरिटी बनाएंगे, एक लीगल संस्था बनाएंगे और उसका एक्ट विधानसभा से पास करा करके उसमें हर जो एनओसी, इंडस्ट्रीज को एनओसी होगा, वो हमारी वो संस्था, जो इंस्टीट्यूशन है, हमारी जो अथॉरिटी है, वो कलेक्ट करेगी। इंडस्ट्रीज को केवल अप्लाई करना है, सारे एनओसीज हम कलेक्ट करके देंगे उसको, और वो टाइम फ्रेम में होगा। और अगर कोई अधिकारी वो टाइम फ्रेम में एनओसी नहीं देगा तो ही विल बी पिनलाइज्ड, एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम। और जो हमारा अथॉरिटी का हेड होगा, वो जो फाइल 118 की फाइल है, वो बहुत चैनल से मूव करती है। अब अगर तो इंडस्ट्रियल एरिया की, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की लैंड होगी तो 118 की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर प्राइवेट लैंड इंडस्ट्री लेता तो 118 की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। अब 118 के बहुत सारे चैनल्स हैं बीच में। हम जो सोच रहे हैं, हम जो करने जा रहे हैं, वो 118 के जो चैनल्स हैं, जैसे सेक्रेटरीट में फाइल निचले स्तर से ऊपर आने में, मुख्यमंत्री के ऑफिस तक आने में बहुत समय लगता है। वो जो चैनल्स हैं उनको हम जो है कम करने जा रहे हैं। वैसे तो अभी इनिशियल स्टेज पे ये पॉलिसी इनिशियल स्टेज पे है, मगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो है एनओसीज कलेक्ट करने की, ताकि इंडस्ट्रीज को कोई परेशानी नहीं, चाहे बिजली का कनेक्शन है, चाहे लैंड यूज़ है, चाहे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का लोड का है, चाहे वाटर अवेलेबिलिटी के, ये सारे हम गवर्नमेंट जो है हम जो करेगी। और हमने ये भी कोशिश की है कि हमारे को अभी हरोली में, ऊना में ड्रग बल्क पार्क आया है, वो 2000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। उसको भी हम जो है, उसको, उस प्लांट को, उस ड्रग पार्क को हम इंटरनेशनल लेवल का बनाएंगे। और हम अब जो है कंसल्टेंट, इंटरनेशनल लेवल के कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं जो हमको गाइड करेगा, जो ब्रॉड पैरामीटर्स और जो है उसको हम किस तरह से स्टार्ट करें, वो करेंगे। और तीसरी बात ये है कि हम आईटी सेक्टर को भी यहाँ प्रोत्साहन देंगे। हम लैंड आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ पालमपुर के पास लैंड आइडेंटिफाई किए, कुछ धर्मशाला के पास लैंड आइडेंटिफाई किए है। एंड वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड कि हम लैंड एक्वायर करके जो आईटी सेक्टर के बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, वो हिमाचल प्रदेश में आए, वो इन्वेस्ट करें। हमको लैंड अवेलेबल देंगे, हम उनको और फैसिलिटीज़ देंगे, ताकि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको जो है नौकरी ढूंढने के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और इन्वेस्टमेंट मीट, पीछे बीजेपी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की इन्होंने प्रयास किया था, अच्छा प्रयास है। 1,25,000 करोड़ की इन्होंने एमओयू साइन किए, मगर अल्टीमेटली जो ग्राउंड पे इन्वेस्टमेंट हुई है, और अराउंड अबाउट 13-14 करोड़ की हुई है, 13-1400 करोड़ की हुई है। हाँ, 13-14 हज़ार करोड़ की हुई है। और उसमें से कई, जो मुझे विभाग ने कहा है कि कई जो है केसेस है, वो अब वेरियस लेवल्स पे एनओसीज के लिए फंसे हुए हैं, हम उनको परस्यू करेंगे।
उस वक़्त इन्होंने 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की है, तो क्या आप भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का कॉन्सेप्ट चलाएँगे या फिर सीधे ही जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू किए हैं, उनको आमंत्रित करेंगे कि आप लगाएँ इंडस्ट्रीज़? नहीं देखो, अब ये तो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके तय करेंगे कि इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे नहीं करेंगे, विदेश जाएंगे, देश के अलग अलग शहरों में जाएंगे नहीं जाएंगे, मगर प्रयास करेंगे हम जो इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे आकर्षित करने का। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो हम भी वो करेंगे, चाहे हमको यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना पड़े, चाहे कहीं में जाना पड़े। आज जो है ये अशोक जो है, अशोक लीलैंड है, उनकी कंपनी के लोग जो है मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है उनको, आप हिमाचल प्रदेश में आए, हम यहाँ इन्वेस्ट करें। और इलेक्ट्रिकल बसेस के बारे में भी जो है चर्चा की। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है हिमाचल प्रदेश में, सरकार बदलने के बाद हिमाचल प्रदेश में उन्होंने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने हिमाचल प्रदेश की तरफ को रुख किया है। औद्योगिक पैकेज की ज़रूरत महसूस होती है या केंद्र से भी इस तरह की बात करेंगे कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा आए क्योंकि पहाड़ी इलाका है, विषम परिस्थितियाँ हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की तमाम चीज़ें हों? निश्चित रूप से देखो, जो इंडस्ट्रियल पैकेज है हमको हिमाचल प्रदेश को जो, क्योंकि जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो हम जो हैं वो रिमोट एरिया में है, नॉर्थ इंडिया के रिमोट एरिया में है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हाई है। अब मार्केट हमसे दूर है, हमको रॉ मटेरियल हिमाचल में लाना है, उसको प्रोसेस करके बना करके फिर दोबारा से मार्केट में भेजना है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हैवी तो है ही है यहाँ पे। इसीलिए इंटीरियर हिमाचल प्रदेश के अंदरूनी क्षेत्रों में जो उद्योग नहीं आना चाहते हैं, बॉर्डर एरियाज़ पे उद्योग आए हैं, मगर जिस पैमाने पे आने चाहिए थे नहीं। हम जब तक उनको अलग इंसेंटिव्स नहीं देंगे, अगर हम उनको अलग प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रीज क्यों आएगा? ये हमको, ये भी एक है। और हम तो केंद्र सरकार से भी, मोदी जी से भी मांग करेंगे कि हमको इंडस्ट्रियल पैकेज और हमारे को जो रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स एंड टैक्स इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस है, वो हिमाचल प्रदेश को प्रदान किया जाए। रोज़गार की हमेशा बात रहती है, हालाँकि ये पहले से एक नीति है कि 80% रोज़गार हिमाचली को देना है। क्या इस तरह के प्रयास भी होंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत है मैन पावर की, वो उस तरह से प्रशिक्षित भी हों, ऐसे भी प्रयास स्टेट में किए जाएँ? नहीं, निश्चित रूप से देखो, हमारे हिमाचल में कहा है कि हम 70% जो है वो रोज़गार हिमाचलीज़ को देंगे, और कुछ उद्योगों में दिया भी जा रहा है और कुछ में नहीं भी दिया जाता। कुछ ऐसी भी कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं जिस जिस टेक्निकल वो मैन पावर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मगर कोशिश करेंगे कि 70-80% हिमाचलीज़ को मिले। और सबसे बड़ी बात है कि हमको हमारे जो आईटीआईज़ हैं और हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें जो हम जो ट्रेनिंग दें, उस उन उन ट्रेड्स की ट्रेनिंग दें इनको, उन बच्चों को वो ऐसा सिखाएं जो उनको आगे वाले आने में आकर के काम आ सके। अब हिमाचल प्रदेश में जो है इंडिया का 70% जो है इंडस्ट्रियल, ये मेडिकल मेडिसिन फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं। फार्म यहाँ इनको जो टेक्निकल लोग बी फार्मा, एम फार्मा और टेक्नी एमएससी बायोलॉजी और फलाना फलाना लगते हैं, तो हमारे पास आज उस लेवल के जितने रिक्वायरमेंट है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमको अपने जो एजुकेशन सेक्टर में और आईटीआईज और टेक्निकल सेक्शन में इन चीज़ों की जो क्लासेस शुरू करनी पड़ेगी, ताकि इस कैटेगरी के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो निकल करके आएँ और उनको तुरंत जो है इंडस्ट्रीज़ में जो है वो रोज़गार मिल जाए। माइनिंग एक बड़ी चुनौती है। हमने देखा कि अवैध खनन होता रहा है। जब आप विपक्ष में थे तब ये बड़े मसले उठे हैं सदन के भीतर भी। क्या रोड मैप रहेगा कि माइनिंग जो है उसको रोका जा सके या फिर जहाँ पर माइनिंग हो रही है ऐसा भी हो सकता है कि उसको लीगल किया जाए ताकि वहाँ रोज़गार भी हो और गलत तरीके से अवैज्ञानिक तरीके से दोहन ना हो चीज़ों का? ये निश्चित रूप है, देखो हिमाचल प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे भाजपा की, लीगल माइनिंग का बहुत बड़ा इशू रहा है और हर सरकार ने इसको रोकने के लिए प्रयास किए हैं। मगर अब इंडस्ट्री जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उसके पास स्टाफ की कमी है, हमारे पास जिस लेवल पे वो नहीं है। और बॉर्डर एरियाज़ में लीगल माइनिंग होती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर एरिया से उसको रॉ मटेरियल को ले जाना तो मुश्किल काम नहीं होता है, आधे घंटे घंटे में बाहर निकल जाते हैं। उसमें हम सख्ती से, कड़ाई से मैंने आदेश भी दिए हैं माइनिंग डिपार्टमेंट को कि जो सख्ती का पालन किया जाए और वैसे उनको पेनल्टी दी जाए, लगाई जाए। और हम कोशिश भी करेंगे कुछ एरियाज़ जहाँ पे माइनिंग, इलीगल माइनिंग हो रही है, उसको लीगलाइज़ किया जाए। अब बहुत सारे एरियाज़ अगर हम उसको पिछली सरकार ने कई जगह ऑक्शन, रिवर बेड्स ऑक्शन किए थे, और मगर वो उसमें एनओसीज नहीं प्राप्त हुए, एफसीए बहुत सारे एरिया में नहीं हुआ है, तो वो लीगल इलीगल माइनिंग उन एरियाज़ में आज भी चल रही है। तो हमको इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हमारा रेवेन्यू भी जो है वो बढ़े।
सर अंतिम प्रश्न है जिस तरह से हिमाचल में सीमेंट विवाद हम कह सकते हैं कि जो फैक्ट्रियाँ बंद हुई उसको लेकर चर्चाएँ हालाँकि अभी बैठकों का दौर चला है। आपको लगता है ये सुलझ जाएँगी ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगा ये जो डेडलॉक अभी है और सुचारू रूप से चीज़ें होंगी? नहीं, निश्चित रूप से देखो, जो फैक्ट्री बंद हुई उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। ये तो डिस्प्यूट बिटवीन द ओनर है, ओनर और ट्रांसपोर्टर के बीच का झगड़ा है। हम तो फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं कि ये जो है जो विवाद है वो सुलझ जाए। अब हमने हाई पावर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बनाया है, आज भी उसकी मीटिंग है। अब वो एमिकेबली उसके सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, मगर हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। बिल्कुल ये थे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और इन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला ये किया है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ पर बनी है उसको उसमें बदलाव किया जाएगा और सिंगल विंडो जो सिस्टम था उसको ख़त्म करके एक अथॉरिटी की निगरानी में सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो एनओसी लेनी है उनको जो बाकी चीज़ें उनका प्रोसेस करना होता है वो अथॉरिटी उसमें मदद करेगी। शिमला से खबरें अभी तक के लिए प्रदीप ठाकुर।